स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट फर्स्ट जो हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें चार्ज रेस्ट में था। अब है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज बेटा मोशन में है। मोशन में जो चार्ज है तो करंट बनाता है वो। नो डाउट आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एटसेट्रा। बहुत सी बातें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं बेटा। कुछ नया पढ़ाया जाएगा, कुछ वही बातें पढ़ाई जाएंगी। ध्यान से पढ़ें। करंट क्या है बेटा? करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। आपके पास कोई भी कंडक्टर है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना चार्ज फ्लो करेगा। पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज फ्लो करेगा उसको करंट बोला जाएगा। जो वर्ड लिखा है रेट, ये जरूरी क्यों है बेटा? देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या मैं कहूँ सिंपल फ्लो ऑफ चार्ज, दोनों डिफरेंस है। किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में मान लो एग्जांपल हम लेके चलते हैं, तो 2 वायर हैं। एक वायर में जो आपका चार्ज फ्लो करता है वो 100 कूलम फ्लो करता है। टाइम लगता है उसको 1 मिनट का। अगला जो आपके पास वायर है उसमें भी चार्ज 100 कूलम का फ्लो करता है, उसको टाइम मिलता है 1 दिन का। अब जो आपके पास टाइम है वो दोनों में अलग अलग हो गया, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज तो दोनों में सेम ही है। तो अगर हम ये कि फ्लो ऑफ चार्ज, इट मीन्स दोनों में सेम चार्ज फ्लो किया है तो करंट सेम आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आएगा बिकॉज दोनों का टाइम अलग अलग है। इसलिए जो वर्ड लिखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वो इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, दैट विल कंस्टिट्यूट करंट। तो जो बेटा आपके पास आई है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन द टाइम डेल्टा टी। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है बेटा ये वाला, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है। इसको सिंपल आप चाहो तो क्यू बाई टी भी लिख सकते हो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अगर आपका चार्ज वेरिएबल है, यूनिफॉर्म रेट पे फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे I इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। बेटा ये जो टाइम है बहुत कम टाइम है और ये माना जाता है कि इतने स्मॉल टाइम में लगभग जो चार्ज है वो कांस्टेंट फ्लो करेगा। और इस कंप्लीट टर्म को जो मैंने है इसको मैंने लिख दिया है इधर आगे डी क्यू बाई डी टी। तो जो करंट आपके पास आ गया I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी बेटा हो गया है। अगर हम यहाँ से चार्ज निकालना चाहें तो चार्ज आएगा I इंटू डी टी। डी क्यू आपको करंट गिवन है और टाइम भी पता है, तो कितना चार्ज फ्लो किया हम वो भी निकाल सकते हैं रिवर्स करके। टोटल चार्ज निकालना है तो डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी, इंटीग्रेशन कर दो। क्यू क्या आएगा? आई डी टी का इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो आपके पास करंट है दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम कि कितने टाइम में, और जो करंट है वो डिपेंड टाइम पे कर रहा है। तो हम चार्ज निकाल सकते हैं कि इतना चार्ज फ्लो किया होगा इतने टाइम में। अब अगला जो स्टेप आता है कि करंट की यूनिट क्या होती है बेटा? जो करंट की यूनिट है वो एम्पियर होती है, और 1 एम्पियर कितना होता है? 1 कूलम पर सेकेंड। भाई आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है ना, तो इसके लिए तो कूलम, इसके लिए सेकेंड, तो क्या हो गया 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर आ गया 1 कूलम पर सेकेंड। बेटा यूनिट होगी है, इसकी डेफिनेशन होगी है। अब हम बात करते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा। अब थोड़ा सा डिफरेंट हमारे पास केस आएगा यहाँ पे कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं। चार्ज नेगेटिव और चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव भी। तो नेगेटिव चार्ज भी फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करेगा। देखो वो अलग बात है कि फ्लो कब करेगा, हम बाद में बातें करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ फ्लो की फ्लो कर रहा है, कैसे भी कर रहा है। अब नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड की तरफ, और पॉजिटिव फ्लो करेगा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ। जब पोटेंशियल पढ़ाया गया था तब आपको बताया गया था कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, वो लोअर टू हायर पोटेंशियल जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है हमेशा। इसका मतलब जब दोनों चार्ज मूव करेंगे दोनों करंट बनाएंगे। तो जो करंट इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, जो करंट कौन बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज है बेटा, उसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो करंट बनेगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसका नाम रखा है कन्वेंशनल करंट। एक करंट कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक करंट कौन सा है? कन्वेंशनल, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब डाउटफुल क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह तो होता नहीं है। हम एक एग्जांपल अगर कंडक्टर का लेके चलते हैं कि कंडक्टर के केस में तो पॉजिटिव चार्ज फ्री नहीं होता, तो मूव कैसे करेगा? बेटा जो आपके पास कंडक्टर्स होते हैं उनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन जो आपके पास फ्री हैं मूव करने के लिए सिर्फ वही करंट बनाएंगे। इट मीन्स कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर हैं, जो चार्ज मतलब जो करंट बना सकते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, बेटा वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ गैसेस की और इलेक्ट्रोलाइट्स की, गैसेस और इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस अवेलेबल होते हैं जो करंट बनाते हैं। अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया गया होगा आप लोगों को बेटा वहाँ पे, तो वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन, आयंस का जो मोशन होता है उससे करंट बनता है। तो गैसेज में, इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, जबकि कंडक्टर में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। तो डायरेक्शन कौन सी माने फिर हम? अब जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट है, दैट इज टेकन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनली ये माना गया है कि जिधर फोर्स काम करेगा वही डायरेक्शन ऑफ करंट हम मान के चलेंगे। बेटा फोर्स काम किधर करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए डायरेक्शन ऑफ बेटा जो करंट है दैट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स काम करता है। इसलिए हमने माना है कन्वेंशनली कि जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा वही डायरेक्शन करंट की है। यानी कि या तो आप यूं बोल दो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या बोल दो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जिधर जा रहे हैं उससे अपोजिट करंट आएगा। तो कंडक्टर में तो आपको पता लग गया होगा मेरे ख्याल से, कंडक्टर में करंट कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन से अपोजिट। इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ करेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट आएगा पॉजिटिव से लेके और नेगेटिव चार्ज बेटा। अब पॉइंट ये है कि करंट क्वांटिटी कैसी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर होनी चाहिए। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी करंट वेक्टर नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि आपको पढ़ा रखा है +1 में कि अगर कोई क्वांटिटी कंप्लीटली वेक्टर बनेगी तो उसके लिए उसको वेक्टर के लॉज ओबे करने पड़ेंगे। लॉज ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। जो वेक्टर के लॉज ओबे नहीं करेगी वो क्वांटिटी कंप्लीट वेक्टर नहीं कहलाएगी बेटा। तो जो करंट है उसमें डायरेक्शन भी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन करंट के लॉ ओबे नहीं, सॉरी वेक्टर्स के लॉ ओबे नहीं करता। इसलिए क्या है, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। देखो ध्यान से, ये करंट यहाँ से आई आता है, I1 यहाँ चला गया, I2 यहाँ चला गया, इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। जो करंट I आपका हो गया इज इक्वल्स टू किसके? I1 प्लस I2। करंट I इक्वल टू मैंने लिखा है I1 प्लस I2। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो क्या हम ऐसा लिख सकते थे? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका सम कितना होता है? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो I1 का स्क्वायर प्लस I2 का सारे का रूट आता। क्योंकि हमने इसको ऐसे लिखा है इट मीन्स ये अलजेब्रिक सम है। अलजेब्रिक सम किसका होता है? सिर्फ स्केलर्स का होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब बताइए टाइप ऑफ करंट कि करंट कितने टाइप का होता है। दो टाइप का करंट हमारे पास है, डायरेक्ट डीसी और अल्टरनेटिंग करंट एसी। डायरेक्ट करंट होता है डीसी और अल्टरनेटिंग क्या होता है हमारे पास? एसी होता है। अब डीसी और एसी बेटा ना, ये जो चैप्टर है डीसी का ये हम डीसी पढ़ेंगे इसमें तो, लेकिन जो एसी है वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे हम, आगे आएगा। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा एसी वाला पार्ट आपका, तो तब हम एसी पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। अब एक बार डिफरेंस देख लो, एसी में डीसी में डिफरेंस क्या होता है। देखो बेटा डीसी जो होती है ना उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा। टाइम कितना भी आगे चला जाए, टाइम कितना भी आगे चला जाए उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होती वैल्यू, कभी जीरो नहीं आएगी, चल पड़ा वही आपके पास मेंटेन रहेगा। जो डीसी सोर्स का सिंबल है वो इस टाइप से होता है। जो भी आपका सर्किट है, अगर उस सर्किट में इस टाइप से सेल बनी हुई है या नंबर ऑफ सेल्स मिलकर बैटरी बनी हुई है, बेटा ये तो आपने 10th में पढ़ रखा है कि बैटरी क्या होती है, सेल क्या होती है ना, वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दी टीचर्स ने, तो सेल, बैटरी, वर्किंग कैसे होती है सब पता लग गया होगा। तो अगर सर्किट में ऐसे लगा रखा है या फिर यूं लगा रखा है, इट मीन्स वो डीसी सर्किट है। कैसा बेटा है वो? डीसी सर्किट है। अब हम आते हैं एसी के लिए। जो एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी प्लस डायरेक्शन भी।
दोनों टाइम के साथ चेंज होते हैं, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, देखो इस टाइप से। इसको बोलते हैं साइनोसोडियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? साइनोसोडियल। या तो साइन की फॉर्म में होती है या किस में बेटा होती है? कोस की फॉर्म में होती है। आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, ये वाली इसकी आई नोट है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कि किस हिसाब से ये आपकी मूव कर रही है। फ्रीक्वेंसी क्या है हम आगे पढ़ेंगे दोबारा से। वैसे प्लस ने आपको जो वेव पढ़ाया था, मैंने ये क्वेश्चन लिखी होंगी। ये है आई इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन तो साइन की फॉर्म में लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू तो लिखेंगे कॉस की फॉर्म में, क्योंकि कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है तो मैक्सिमम आएगा बेटा। साइन 0 इक्वल टू 0 होता है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ओरिजिन से होगी हमारे पास ना। तो जो AC है बेटा, इसकी वैल्यू देखो चेंज हो रही है, पहले बढ़ रही है, मैक्सिमम जाएगी, फिर 0 आएगी, फिर मिनिमम आएगी, फिर 0 आएगी। मीन्स टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू बीच बीच 0 भी आ रही है। इसलिए जब शॉक लगता है तो AC के चांस होते हैं बचने के, कि छोड़ सकती है हमें, बीच में जो वैल्यू 0 आएगी उस टाइम बच सकते हैं। DC में क्या होता है कि वैल्यू कांस्टेंट है, एक बार जो वैल्यू है लगातार वही रहेगी, वो आपको छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। अगर वैसे देखें हम तो DC इज मोर डेंजरस, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आएंगे तो हम बात करेंगे बाद में कि AC इज मोर डेंजरस। अब AC का जो सिंबल होता है सोर्स का, ये होता है इस टाइप से सिंबल बना होता है। ये क्या है? AC सोर्स का सिंबल है। अगर सर्किट में ऐसा लगा रखा है इट मीन्स AC सप्लाई दे रखी है आप लोगों ने। ये बेटा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है। एक बार पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव आएगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है, साथ वैल्यू क्या हो रही है? चेंज। ये DC आपके पास क्या होगी? AC। अब हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ DC के बारे में पढ़ेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं हम। आपके पास कोई कंडक्टर है ये वाला, उसमें रेड रेड इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं मैंने, इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे ये। अब होगा क्या? जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो मोशन है रैंडम मोशन होता है, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई यहाँ, ऐसे रैंडम जिगजैग मोशन चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। और ये जो जिगजैग मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, ये किस में है? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ चाहे वहाँ घूम रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर मीन्स थर्मल मोशन हो गया आपके पास। ये आपने फील्ड अप्लाई नहीं किया है, कोई भी कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और जिगजैगली मूव करते रहते हैं। ये सब बातें लिखी हुई हैं। एज इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर इन रैंडम मोशन एट रूम टेम्परेचर, दे कोलाइड विद ईच अदर ड्यू टू विच देयर नेट वेलोसिटी इज 0। भाई टकराएंगे आपस में, नेट फ्लो 0 रहेगा, रहेंगे अंदर ही, वो फ्लो नहीं कर सकते प्रॉपर डायरेक्शन में, सारे मोशन में है, लेकिन नेट वेलोसिटी क्या है? सभी मिला के 0, रिजल्टेंट 0 है इन सभी का। इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी, और कौन सी थर्मल? एवरेज। एक एक की 0 नहीं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगभग कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। इलेक्ट्रॉन सिंगल की वेलोसिटी है, अकेले की। लेकिन अगर सभी की बात करूं मैं कंबाइंडली तो क्या होगी? 0। 0 क्यों हुई? आपस में कोलिजन हो रहा है, रिजल्टेंट 0 हो गया। यानी कि अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन से फोर्स काम करेगा। व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड टेंड्स टू मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे ही फोर्स काम करेगा दे विल ट्राई टू मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन आपको पहले बता दिया, लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो हायर होता है बेटा पॉजिटिव एंड उसकी तरफ जाएंगे। अब जो एवरेज है वो 0 नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं कि कोलिजन नहीं होंगे, कोलिजन अभी भी होंगे, लेकिन अब क्या होगा? एवरेज 0 नहीं हो पाएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर जाएंगे कंडक्टर को, उसको बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, उसका क्या नाम रखा बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका हमने नाम रखा है। अब इसमें 2 पॉइंट बड़े काम के हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्ट्रेट लाइन है। कैसा है? स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इन द absence of electric field, the path of electrons between two successive collision is straight line, क्योंकि वो फ्री अपने हिसाब से मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने फील्ड अप्लाई कर दिया, उनका पाथ करो करो क्यों हो गया? तो जा तो कहीं यहाँ रहे थे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर काम कर गया तो ये ऐसे घूम जाएगा। ये उसका एक्चुअल मोशन इलेक्ट्रॉन का हो गया। फोर्स यहाँ से काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन आपका यूं घूम जाएगा। अब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका पाथ कैसा हो गया? कर्व पाथ हो गया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है कि अब्सेंस में पाथ कैसा है और बेटा प्रेजेंस में पाथ कैसा है, तो ध्यान रखें अच्छे से। अब जो मेन आपका टॉपिक है नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है?
यहाँ स्टार्ट करते हैं, ये आपने 10th में शायद ना पढ़ा हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव करते हैं, उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जिस एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, उसका बेटा क्या नाम रखा हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, जो काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। अब आता है इसके लिए एक्सप्रेशन कि डिपेंड किस पे करेगी बेटा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए इस बात का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगी। मान लो मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ बेटा L है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V अप्लाई किया है, इसका मतलब होता है इधर V इधर 0, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपने पोटेंशियल अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ये नेगेटिव एंड था, ये बेटा क्या है, पॉजिटिव एंड है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एंड से कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये फोर्स काम कर रहा है। फोर्स कितना काम कर रहा है बेटा, F=QE होता है। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो F=-E इलेक्ट्रॉन का इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। और वैसे फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो ma=-E/E, यहाँ से आप ए निकाल लोगे कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन क्या होगी, A=E/E/m। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी होगी V एवरेज इक्वल टू इनिशियल एवरेज प्लस A इंटू टी एवरेज। जो T है, टाउ लिखा है मैंने, ये क्या है, ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। V एवरेज इक्वल टू U एवरेज प्लस A इंटू टाउ। ये तो हमने जीरो पहले पढ़ लिए कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर कितनी जीरो होती है। देखो यहाँ, देखो यहाँ, इससे पहले पेज पे आ जाओ, ये देखो जीरो होती है, तो इसको तो हम सीधा जीरो पुट कर लेंगे यहाँ पे। V क्या बचेगी, V एवरेज मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ये, इक्वल टू A की वैल्यू पुट कर दी मैंने E/E/m, बट ये आपके पास टाउ। A की वैल्यू यहाँ से उठाइए, यहाँ पुट कर दी, टाउ क्या चीज़ है, टाउ क्या चीज़ है, इसको मैंने बोला है रिलैक्सेशन टाइम, मीन्स टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन मीन्स इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन होता है तो एक के बाद अगले कोलिजन में कितना टाइम लगता है, उसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम। नेगेटिव साइन भी आ गया साथ में, जो आपका फॉर्मूला है पीछे अभी लास्ट पेज पे किया था मैंने, उसमें साइन नेगेटिव भी साथ है। वो क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा काम कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर नेगेटिव से पॉजिटिव, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए निशान नेगेटिव आ गया। अगर मैं बात करूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की तो वी डी इक्वल टू E/E/m इंटू टाउ, नेगेटिव साइन हट जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो बेटा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी, इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा V/L। तो यहाँ पे आप V/L पुट कर देना, आपका नया फॉर्मूला ये बन जाएगा, और यही फॉर्मूला आपका काम का है ज़्यादा। अब ड्रिफ्ट फ्लो डिपेंड किस पे करती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स हो गया, ये तो चेंज नहीं होगा, मास भी कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, बचे तीन फैक्टर 1, 2 और 3। मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड डायरेक्टली कर रही है। पोटेंशियल इंक्रीज करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज में डिक्रीज होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ पे इनवर्सली डिपेंड कर रही है, लेंथ ट्रिपल कर दो ये 1/3 हो जाएगी, लेंथ को 1/3 3 टाइम्स हो जाएगी इनवर्सली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाउ रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड डायरेक्टली कर रही है। अब ये जो टाउ है डिपेंड किस पे करता है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ही जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स विल गेन काइनेटिक एनर्जी, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतने ही जल्दी टकराएंगे, इट मीन्स टाइम ऑफ कोलिजन कम मिलेगा। सुनो ध्यान से, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो उतने ही जल्दी टकराएंगे, जितने जल्दी टकराएंगे उतना ही उनका टाइम कम मिल गया। इट मीन्स जो रिलैक्सेशन टाइम है टेम्परेचर पे इन्वर्सली डिपेंड करता है।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कैसे रहेगी, इन्वर्सली। टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगी, ये ज़्यादा हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।